हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आप सभी का ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारे यहाँ ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डिस्कशन जो चल रहा था कंटिन्यू है, चल रहा है, अभी भी आगे भी चलता रहेगा। तो आज के सेशन में पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। स्टेटमेंट गलत है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कोई इस तरह की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, बिल्कुल सही है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, जितने भी पंचायत चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उन सभी इलेक्शन को यही कंडक्ट करता है, यही सब कुछ कराता है। इसलिए व्यवस्था के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग भी इसके द्वारा हुआ। तो 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसके द्वारा राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन क्रिएशन हुआ, गठन हुआ। इसलिए इसमें सेंटेंस स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड सही है, इसलिए क्वेश्चन का जवाब होगा सी। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखा जाए, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, यानी पंचायती राज का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, मूलभूत जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ इसमें पाया जाता है। तो जो भी बातें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 में, पंचायती राज का मूलभूत जो ऑब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, इनमें से किस में पाया जाता है, इसी को ढूंढना है। नंबर फर्स्ट है पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। बच्चों बिल्कुल सही इसको कहा जाएगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज का उद्देश्य ही था कि लोकल लेवल पर पब्लिक अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करे, यानी स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जनता की सहभागिता हो, पार्टिसिपेशन हो, किसमें, विकास में। तो अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर जनता का सहभागिता हो, ये इसका उद्देश्य रहा। तो इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, गलत है बच्चों। यहाँ पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात इसमें नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। थर्ड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल सही है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इसमें बात किया गया। और वर्ल्ड का पहला कंट्री हमारा इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्लेस भी दिया, और देशों में अगर कहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस नहीं दिया गया, तो इसलिए इसमें सेंटेंस सही है 1 और 3। फोर्थ देख लें क्यों नहीं सही है। फोर्थ है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये भी गलत है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज में किसी तरह से फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की बातें नहीं है, इसलिए सही होगा सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस थर्ड, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है बच्चों। इस समय भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, तो ये स्टेटमेंट सही है, सेंटेंस सही है। सेकंड है पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट्स है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए, तो ये चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, इसलिए
व्यवस्था के अकॉर्डिंग सेकेंड सेंटेंस भी सही है। थर्ड है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट्स ऑफ इट्स ऑन। बच्चों जितने भी हमारे कंट्री में टेरिटरीज हैं, संघराज्य, यूनियन टेरिटरी संघराज्य, उसमें अकेला है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो दिल्ली एक ऐसा अकेला टेरिटरी है जिसका स्वयं का अपना हाई कोर्ट्स है, तो एक अकेला टेरिटरी, इसलिए ये सेंटेंस सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। अब आइए हम लोग बातें करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों एक आर्टिकल है 32 और आर्टिकल 32 में व्यवस्था है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप हिंदी में कहेंगे अनुच्छेद 32 में व्यवस्था है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हार्ट। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जनरली माना गया प्रीएम्बल को, लेकिन सामान्य रूप से एक अकेले लीडर थे असेंबली में, संविधान सभा में अकेले लीडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग है ह्यूमैनिटी, मानवता, और उस ह्यूमैनिटी यानी उन फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन, संरक्षण 32 के द्वारा होता है। क्योंकि जब भी हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी लॉ कानून से वायोलेशन, उल्लंघन होते हैं, खतरे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अंडर आर्टिकल 32 सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को पावर है 5 रिट्स ऑर्डर करने का। 5 रिट्स कौन से है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड मैंडेमस परमादेश, थर्ड प्रोहिबिशन प्रतिषेध, एंड फोर्थ सर्टियोरेरी उत्प्रेषण, फिफ्थ रिट होता है क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा। तो इन्हीं 5 में से कोई एक रिट हम लोग एप्लीकेशन देकर और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं, आवेदन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं में से उस रिट को डिमांड जो किया गया है उनको ऑर्डर करके और इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को माना अंबेडकर जी ने कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग है ह्यूमैनिटी, मानवता, और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 के द्वारा व्यवस्था है। इस तरह से माना उन्होंने कि आर्टिकल 32 के द्वारा फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन से मीनिंग है ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्शन, मानवता का संरक्षण। और अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर के सामने दलील दिया कि मानवता का, ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्शन बाई 32 होता है, इसलिए 32 को मेरे ख्याल से सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाना चाहिए। बट अंबेडकर जी का ये पर्सनल विचार था, पर्सनल ओपिनियन था, इसलिए जब भी अंबेडकर जी का नाम देकर पूछता है तो जवाब होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में दिया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो यहाँ आर्टिकल 32 नहीं है, 32 का विषय है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ढूंढेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में। तो ये देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जवाब नहीं है, गलत है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, गलत है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये भी रॉन्ग है, गलत है। सही जवाब होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 आर्टिकल के अंडर का जो विषय है वो डी में दिया गया है, सही जवाब यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 301 पर्टेन टू द राइट टू प्रॉपर्टी, गलत जवाब है। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार की जो बात है वो खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार आ जाए 300A में, तो इसलिए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आइए देखा जाए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं और नेक्स्ट होगा सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44 अमेंडमेंट किया और बाई दिस अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 1978 में किया। बाई दिस अमेंडमेंट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने
राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया और इनको कर दिया किसमें, आर्टिकल 308 में, ठीक है, 300A में। और इस प्रकार से इनको स्टेटस जो मिला, लीगल राइट, विधिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस जो कहा जा रहा है, ये सेकंड सेंटेंस सही है। थर्ड है, आर्टिकल 308 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गलत जवाब है, भारत के संविधान में नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट है। क्लियर। तो सही ऑप्शन इसमें ये होगा, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस ही सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा इस प्रकार से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड क्या क्या, पॉइंट फर्स्ट देखिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चोजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है। यहाँ पर जो व्यवस्था दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 500 की बात की गई है और ये 450 की बात कर रहा है, इसलिए ये जवाब, ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेकेंड सेंटेंस की हम बात करेंगे। सेकेंड है, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इफ ही इज लेस देन 25 years एज। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट सेकंड है, बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन होगा 2 ओनली, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन इसका होगा सही जवाब। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। With reference to the union government, consider the following statement. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल बी कंपल्सरली ए सीटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये जो 7 दिया गया है, 7th में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पूरी तरह से रॉन्ग है। यानी 7th के अनुसार जो ये दे रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरी बी सीटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सीटिंग मेंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं। मेंबर राज्यसभा का हो या लोकसभा का, पीएम चाहता है तो कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करवा सकता है। पीएम रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, और पीएम मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको पावर है। यानी लोकसभा का मेंबर कंपल्सरी जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। सेकेंड है, द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, गलत है, ये भी गलत है। ये पीएम के अंडर में होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और इसका सही जवाब होगा डी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, गलत जवाब है। 1985 में कैट जो हुआ, सेटअप हुआ और शासन कहा जाएगा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में नहीं। सेकंड है, द मेंबर्स ऑफ, तो ये गलत है फर्स्ट, और सेकंड की बात हम लोग करेंगे तो सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड है, द मेंबर ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि कैट में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक पदों पर काम किए हुए रिटायर्ड और इसी तरह से जुडिशियल जो पोस्ट हैं उनमें काम किए हुए, यानी 50% जुडिशियल और 50 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से होते हैं। सिर्फ जुडिशियल
क्षेत्र से नहीं और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव से भी नहीं, दोनों से होते हैं। इसलिए सेकंड सेंटेंस सही है और सही जवाब बी होगा, दो ओनली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट होगा, ये होगा 9th, और ये है व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। देखिए, एनुअल यूनियन बजट जब लोकसभा से नहीं पास होता है तो ऐसे परिस्थिति में सरकार की एक बड़ी कमी है, माना जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं और सरकार को रिजाइन देना पड़ता है, एनुअल बजट जो नहीं है। तो अब देखा जाए क्वेश्चन में क्या देता है। ए ऑप्शन है द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, गलत है। द बजट इज रिफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशन, गलत है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आस्क्ड टू रिजाइन, गलत है। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही जवाब यही है। यूनियन बजट जब लोकसभा से नहीं पास होता है तो ऐसे परिस्थिति में सरकार समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द ऑथोराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ये दिया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। कॉन्सुलेट फंड की जो बात की गई है तो इनके विड्रॉल के लिए प्रेसिडेंट के पास से जरूरी नहीं अप्रूवल, बिल्कुल नहीं। बी है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्सुलेट फंड से धन निकालने के लिए अप्रूवल की जो बात होती है वो संविधान पार्लियामेंट को ही पावर दिया है। नेक्स्ट क्यों सही नहीं होगा ये भी देखिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनको पावर संविधान नहीं दिया है अप्रूव करने के लिए। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनको भी ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, ये पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। और इसी के साथ बच्चों सभी क्वेश्चन आंसर पर हम लोग डिस्कस किए, आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसलिए ये एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहें। हमारे पास इस समय 2 बैचेस चल रहे हैं, पीसीएस के, सिविल सर्विस IAS PCS के बैच 1st एंड 2nd, और साथ साथ पॉलिटी के लिए भी मॉड्यूल्स क्लास भी चल रहा है, इंडिविजुअली मॉड्यूल्स के रूप में सेपरेट आप पॉलिटिक पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन समाप्त होता है, और आपका अगेन मैं कहना चाहूँगा ऑलवेज ये एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।